सुमोना रो रो कर अब शांत हो चुकी थी। आज फिर विक्रांत ने उस पर हाथ उठाया था और फिर धक्का देकर वह बुरी बुरी गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया था। 5 वर्षीय पिंकी और 4 वर्षीय पंकज हिचकियों के साथ रोते हुए उससे चिपके हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। अब यह सब आए दिन की बात हो गई थी। कहने को तो उनका प्रेम विवाह था, सजाती होने के कारण और शायद परिजनों के खुले हुए विचारों का होने के कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से बहुत धूम धड़ाके के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही विक्रांत का यह रूप उसके सामने आ गया था। सुमोना चौंकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ एमबीए किया था। सुमोना अपने बैच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी विक्रांत कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा रहती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे और जब विक्रांत पर प्रेम का भूत चढ़ा तो वह इतना अधिक रोमांटिक हो गया कि खुद सुमोना को भी विश्वास नहीं होता कि यह वही अकड़ू गुस्सैल विक्रांत है। सहेलियां भी सुमोना से जलने लगीं। विक्रांत हर दिन सुमोना के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज प्लान करता और सब देखते रह जाते। विक्रांत कभी भी कुछ छिपाकर नहीं करता, सब कुछ सबके सामने खुला खुला। दोस्त कहते, शादी के बाद विक्रांत तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। विक्रांत हंसकर जवाब देता, हाँ भाई बन जाऊंगा, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है, तुम भी बन जाना, पर अपनी बीबी के, मेरी के नहीं। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। सुमोना को खुद भी विक्रांत का यह रूप बहुत भाता था। वह तो खुशियों के सतरंगे आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहाँ जानती थी कि कुदरत उसे अंधेरी गहरी खाई की ओर ले जा रही है। पहला झटका सुमोना को शादी के बाद दूसरे महीने में ही लगा था। 15 दिनों के हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, एक हफ्ता तो घर से बाहर ही नहीं निकले और विक्रांत तो जैसे चकोर की तरह उसे निहारता ही रहता था। जॉइंट फैमिली थी। घर में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी भी थे, पर जैसे विक्रांत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात पर ताना मारती रहती थी। वह एकांत में विक्रांत को समझाती तो वह कहता, जो जलता है उसे जलने दो। उस रात नई बहू के स्वागत में विक्रांत के चाचा ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत चाव से सज धज कर जब वह तैयार हुई और विक्रांत के सामने आई तो विक्रांत के चेहरे पर बल पड़ गया। यह कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? क्यों, क्या हुआ? शीशे में खुद को निहारते हुए उसने पूछा। अच्छे तो हैं, यह मेरी माँ बड़े प्यार से लाई थी मेरे लिए। तुम्हारे घर वालों को ढंग के कपड़े खरीदने नहीं आते क्या? यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बदल कर नीचे आओ, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ विक्रांत कमरे से बाहर चला गया। विक्रांत की बात से बहुत आहत हुई थी सुमोना। सुमोना का उखड़ा हुआ मूड चाचा के घर में सबके स्नेहल व्यवहार से फिर से खिल उठा था। खाना खाकर सब बैठक में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब उसके रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। किसी बात पर सबके साथ साथ वह भी खिलखिला कर हंसी तो विक्रांत तेजी से चीखा, क्या घोड़े की तरह हिनहिना रही हो? कायदे से हंस भी नहीं सकती हो क्या? सब चुप हो गए और उसी असहनीय शांति के बीच वापस घर चले आए। कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में आकर वह बहुत रोई। विक्रांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह करवट बदल कर आराम से सो गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। न ही किसी ने उससे कुछ कहा, न ही विक्रांत को कुछ समझाया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद विक्रांत के किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। विक्रांत ने उसे शाम के लिए तैयार होने के साथ साथ यह भी हिदायत दी कि देखो, यह मेरे दोस्त की पार्टी है, ढंग के कपड़े ही पहनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो कि तुम क्या पहनने वाली हो। यह तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने बोलने पर टिप्पणी करना, टोका टाकी करना, व्यंग करना अब विक्रांत के लिए आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे शबाब पर थी। सब संगीत की लहरों पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी सुमोना की कमजोरी थी। वह भी पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक विक्रांत चिल्लाया, क्या नचनिया की तरह ठुमके लगाए जा रही हो? अब पिछली बातें भूल जाओ। शरीफ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो।
इस अपमान को वह सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर की ओर भागी। विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से वह चकित रह गई। देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें तूल नहीं देना चाहिए। जाओ, जाकर आराम करो। कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने आंखों में ही काटी। सुबह होते ही वह अपने मायके चली आई। अपने माता पिता की प्रतिक्रिया से तो वह बुरी तरह आहत ही हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो सुमोना, हर दंपति के बीच में ऐसे मौके आते ही हैं। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका उन लोगों को मत देना। बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। उसने आशा भरी नजरों से माँ की ओर देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद माँ बोली, तुम अगर यह सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम लोग दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सुमी, हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की हो, लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है, सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार विक्रांत को नहीं है। सुमी, तुमने तो खुद देखा है, तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे क्या कुछ नहीं कह देते। तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती हूँ? नहीं ना माँ, पर मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमी, यह शादी तुम्हारी पसंद से, तुम्हारी खुशी के लिए की गई है। इसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की शादी भी करनी है। अगर बड़ी बहन का तलाक हो गया तो दोनों बहनों की शादी में बहुत दिक्कत आएगी। 2-4 दिन रहो आराम से मायके में और फिर अपनी घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए विक्रांत उसके मायके चला आया। बिना कुछ कहे सुने वह विक्रांत के साथ अपनी ससुराल चली आई। अपमानित होने का एक अनवरत सिलसिला आरंभ हो गया था। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावना में बहकर उसने अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि विक्रांत ने कहा था, जाने मन, तुम दूसरे शहर में नौकरी करोगी तो मैं तो वियोग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ में जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो कभी भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे कब नींद आई। अगले दिन जब सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थीं। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आईं। साल भर के भीतर ही पिंकी उसकी गोद में खेलने लगी थी और लगभग 1 साल बाद ही उसने बेटे को जन्म दिया था। 2 बेटियों की माँ उसकी जेठानी जलभुन गई थीं। अब बेबी उसे बात बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती, पर बेटा पाकर सास अब उसका ही पक्ष लेती। पर बच्चों की माँ को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे विक्रांत शराब पीने लगा। सबके बीच उसका अपमान करना अब रोज की बात थी। मगर वह कुछ समझाने की कोशिश करती तो विक्रांत उस पर हाथ उठा देता। बच्चे सहम जाते। कॉलेज में विक्रांत के परम मित्र थे अंगद। एक ही शहर में होने के कारण उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वे कभी विक्रांत को समझाते और कभी सुमोना को। पर यह बात न तो विक्रांत को अच्छी लगती, न ही परिजनों को। इसलिए उन्होंने विक्रांत के घर आना कम कर दिया, पर मोबाइल से वे सुमोना से संपर्क में रहते। सुमोना भी जब भी परेशान होती, एकांत पाकर अंगद जी को ही फोन लगा लेती। अंगद हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। उस दिन भी अंगद घर आए थे। जब विक्रांत ने सुमोना को गाली दी तो अंगद बच्चों का वास्ता देकर उसे समझाने लगे, पर विक्रांत तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों के रिश्ते पर ही उंगली उठा दी। अपमान से तिलमिलाए हुए अंगद उठकर चले गए और अंगद का सारा गुस्सा विक्रांत ने सुमोना पर ही उतार दिया। आज जिस तरह से विक्रांत ने उसे पीटा था,
उसे देखकर पंकज सहम गया था और उस घटना के बाद घंटे भर तक पिंकी डर कर कांपती रही थी और उसके आंसू रुके ही नहीं थे। सुमोना को लगा ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें डर और उलझी हुई जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यह निर्णय लेने के बाद सुमोना स्वयं को भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी अकेले की है। इस युद्ध में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा, पर फिर भी सुमोना हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन विक्रांत के जाने के बाद सुमोना लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेजकर ही अपने कमरे से बाहर आई। 2 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया, पर वह निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के बाद 5 साल का लंबा अंतराल तय किया है उसने, तो थोड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलेगी ही। पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोचा कहाँ होता है। इससे पहले कि सुमोना की नौकरी लगती, विक्रांत ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि विक्रांत ने कोर्ट से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि सुमोना बेरोजगार थी। सुमोना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, पर सुमोना ने रोने चिल्लाने की बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे किसी से किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जिससे वह कोई मदद मांग सकती थी। तो उसने अंगद को फोन मिलाया। पूरी स्थिति बताकर उसने किराए का मकान ढूंढने का अनुरोध किया। विक्रांत के आने से पहले ही सुमोना अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर से चली गई। अंगद उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपने किसी परिचित के यहाँ उसे पेइंग गेस्ट बनवा दिया। अंगद ने उसे मायके जाने की भी सलाह दी, पर सुमोना ने यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरी लड़ाई है, मैं इसमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रात में जब विक्रांत लौटा तो इस नए घटनाक्रम से बुरी तरह बौखला गया। आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? वह इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी। भाभी मुंह बनाकर बोली। विक्रांत अपने कमरे में चला गया। उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। समझ नहीं पा रहा था कि जिन परिजनों पर सुमोना जान छिड़कती थी, उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। आधी रात को विक्रांत को भूख लगी। उठकर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर 2 रोटी और सब्जी ढकी रखी थी। वही खाकर वापस जाकर सो गया। सुमोना होती तो गरम कर मान मनोहार से सलाद अचार के साथ उसे खिलाती। अगली सुबह भी सब कुछ सामान्य ढंग से होता रहा। जब वह बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, सुमोना से कुछ बात हुई क्या? नहीं, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में विक्रांत बोला। और वह तलाकनामा? भाभी ने पूछा। उसी से उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, आप देख लीजिएगा, कहता हुआ विक्रांत बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते हैं, तेजी से खिसकने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। न सुमोना आई, न उसका कोई फोन आया। विक्रांत ने भी अपनी अकड़ में कोई फोन नहीं किया था, पर इस दौरान विक्रांत ने सुमोना की कमी को शिद्दत से महसूस किया। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। प्राइवेट कंपनी उसको क्यों रखती, अतः उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगार देवर अब भाभी पर बोझ था। वही भाभी जो उसके साथ मिलकर सुमोना को ताने सुनाया करती थी, अब उसे ताने देती थी। जो अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ, वह किसी और का कैसे होगा? अपने ही घर में उसकी स्थिति अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। अब विक्रांत को अपने जीवन में सुमोना का महत्व समझ में आ रहा था। वह खुद को सुमोना से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि तभी उसके ताबूत में आखिरी कील के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनामा रजिस्टर्ड डाक से उसके पास आ गया। साथ ही सुमोना ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी ठोका था, क्योंकि अब वह बेरोजगार नहीं थी, बल्कि एक बड़ी कंपनी की एचआर हेड थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।